हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 7 नाम है एडवेंचर, रिटन बाय जयंत नार्लिकर। आपको बताऊं मैं कि ये लेसन जो है वो लेसन 11th का अभी तक क्लास 11th में जो आपने पढ़ा होगा उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेसन है ये, क्योंकि ये इसका बेस्ड जो है ना वो साइंटिफिक स्टोरी पर बेस्ड है, साइंटिफिक फिक्सन पर ये बेस्ड है। ऐसा लेसन, कॉम्प्लिकेटेड लेसन आप जब क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा। एक लेसन है द थर्ड लेसन और एक लेसन है इवांस, ट्राइज एंड ओ लेवल। द थर्ड लेसन जो है वो थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इवांस, ट्राइज एंड ओ लेवल वो कॉम्प्लिकेटेड होगा जिसको मैंने बनाया हुआ है। आप 12 में जाओगे वो 12 का मैटर है, बट 11th में जो ये है इसके बारे में आप सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं बता दूं आपको राइटर के बारे में, थोड़ा टिल्ट कर लीजिएगा मोबाइल, आसानी से आपको दिख जाएगी ये राइटर है। आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये लेसन है ना ये 1992 में लिखा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। 1992 में ये लिखा गया था, ये याद रखिएगा 1992। क्यों? क्योंकि जब ये पैरेलल वर्ल्ड में जाएंगे तो कितने साल पीछे जाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। ये महोदय जो है वो है एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये हैं, यानी खगोल वैज्ञानिक है ये महोदय। इनका पूरा नाम जयंत विष्णु नार्लिकर है। ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये फिजिक्स इनका क्षेत्र था, ये एस्ट्रोनॉमी इनका क्षेत्र था, और चूंकि ये लिखने भी लगे थे इसलिए राइटर का भी फील्ड ये चुन लिए, तो राइटर भी बन गए ये। इनकी जो विख्यात ये थे वो थे दो थियोरी के कारण। एक था क्वासी स्टडी स्टेट कॉस्मोलॉजी और एक हॉयले महोदय से मिलकर के इन्होंने बनाया था हॉयले नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इनको दो भारत की जो दो मुख्य पुरस्कार होते हैं, अगर आप बात करो तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है भारत रत्न, उसके बाद जो सेकंड की होती है वो होती है पद्म विभूषण, वो इनको मिली है। और जो थर्ड पे होती है पद्म भूषण, वो भी इनको मिली है। देखिए राइटर महोदय नॉर्मल बंदे नहीं है, ये महान साइंटिस्ट माने जाते हैं। चलते हैं हम स्टोरी की बैकग्राउंड शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको ये कहानी आपको मिलेगी नहीं अपने बुक में, मे बी आपको टीचर भी ना बताएं, या अगर बताएं भी तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं क्या होता है कहानी से पहले, ताकि आपको ये बात समझ में आए। प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे ये हैं महोदय, ये एक विख्यात इतिहासकार हैं जो एक पुणे के कॉलेज में पढ़ाते हैं। वहाँ पुणे के एक पब्लिक फिगर हैं, यानी कि इनकी बड़ी पहचान है, फेमस है पुणे में ये। जब भी कोई सार्वजनिक कुछ सेमिनार होते हैं, कुछ संगोष्ठी होती है, कुछ मीटिंग होती है जिसमें इतिहास का मैटर होता है, तो इनको जरूर बुलाया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष के लिए। बहुत डिमांड में है ये महोदय वहाँ पुणे के लिए। ये समारोह में अध्यक्षता करने के लिए अपना 999 भाषण दे चुके हैं। यानी अब तक ये महोदय जो हैं वो 999 स्पीच दे चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब इन्होंने तय कर लिया था कि अब मुझे 1000वां भाषण देनी है, और चूंकि जो 1000वां था वो इतिहास के मैटर पर ही था, और वो भी था पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत के बारे में इनको अब सेमिनार में देना था स्पीच एज अ प्रेसिडेंट, और वो भी 2 सप्ताह के बाद। जब ये घर लौटने लगे तो सड़क पर एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी और ये बेहोश हो गए। आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब ये घर जा रहे थे तो जो सेमिनार 2 सप्ताह के बाद होने वाला था, जिसमें ये अध्यक्षीय कुर्सी हथियाने वाले थे, या आप कह सकते हो अध्यक्ष बनकर के ये स्पीच देने वाले थे, वो भी पानीपत के थर्ड वार के बारे में, तो इनके दिमाग में सिर्फ वही था कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ बताऊं कि लोग जो है वो ताली बजाएं, क्यों ना मैं कुछ अलग बताऊं, यूनिक बताऊं, कुछ हाहाकारी टाइप का मैं भाषण दूं। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि भाषण आप नॉर्मली लोग नहीं सुनना चाहते। आप भाषण तब सुनोगे जब यूनिक हो, अलग हो, अद्वितीय हो, कुछ तो हो जो सुनने के लायक हो। तो ये सोच रहे थे कि पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में अगर बोलूंगा तो लोगों ने पढ़ा होगा, अगर तो वही इतिहास की रटी रटाई चीज़ पढ़ूंगा तो बोलेंगे लोग कि इतिहासकार है बंदा, इसके पास तो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, उतना ही नॉलेज जितना हमारे पास है। तो ये सोच रहे थे कुछ अलग बोलूंगा मैं। इसके चक्कर में ये पानीपत के तीसरे युद्ध को पलट दिए। सुनिएगा ध्यान से, पलट दिए का मतलब है कि उसमें मराठा हारी थी, अब्दाली सेना जीती थी, दुर्रानी की सेना जीती थी थर्ड वार में। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर मराठी सेना जीतती तो क्या होता, इतिहास करवट कैसे लेती, क्योंकि यही दिमाग में था। इसलिए जब ये भिड़े ट्रक से तो दिमाग में वही था। एक चीज़ आपको बताऊं मैं, आप अगर 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, एक होश जो बेहोश होते हैं और एक होश जो सपने में हो जाते हैं। आप सोते हो, अगर आप दिन भर सोचते हो कोई चीज़, आप दिन भर कोई गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, लूडो खेलते हो, चेस खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, अगर आप 2-3 दिन लगातार खेल लो ना, बड़े इत्मीनान से आपके सपने में वो गेम आएगा। आप सपने में लूडो पबजी खेलते हुए पाए जाओगे। सपने में, सपना का मतलब क्या होता है आपको बताऊं, अगर थोड़ी सी साइकोलॉजी में इसमें डाल दो तो एक होती है कॉन्शियस माइंड, एक होती है
अनकॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस भी होती है, बट मैं सब कॉन्शियस को यानी अर्ध चेतना को हटा करके अनकॉन्शियस माइंड में लेकर जाता हूँ। लोग कहते हैं आपके पास दो दिमाग होता है, एक बड़ा एक छोटा। जो कॉन्शियस माइंड होती है वो दिन में जागती है, और जब जागती है तो कॉन्शियस काम करती है, और अनकॉन्शियस माइंड तब काम करती है जब आप सो जाते हो, अचेतना में होते हो। और अचेतना यानी सोना एक बेहोशी का ही रूप है। तो अगर आप दिन भर सोचते हो, रात में सपने वही देखोगे। ये महोदय भी जो सोच रहे थे, जब ये बेहोश हो गए तो भी ये सपने वही देख रहे थे। और अब सपने में ये नहीं देख रहे थे कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो ऐसा होता तो कैसा होता, मराठा जीतते तो कैसे जीतते। अब इसमें कंफर्म हो गया था कि मराठा जीती थी। तो ये जब पैरेलल वर्ल्ड में, जब इनको होश आया कुछ देर के बाद, तो ये पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच चुके थे। यानी कि शरीर के साथ पैरेलल वर्ल्ड, सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी इनका पैरेलल वर्ल्ड में जा चुका था। अब ये उस समय, हमारा तो सिर्फ दिमाग जाता है पैरेलल वर्ल्ड में, हम तो सिर्फ सोचते हैं कि हाँ हम लूडो खेल रहे हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन सपने में हो रहा है। हमें पता होता है कि वो सपने में हो रहा है, लेकिन ये इन महोदय को पता नहीं है, क्योंकि इनका शरीर भी पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। आपने टाइम ट्रेवलिंग सुना होगा, कुछ लोग जो है वो 200-300 साल पीछे चले जाते हैं, टाइम में ट्रेवल करते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ये पहुंच जाते हैं पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया में। हालांकि इनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये रियल वर्ल्ड में नहीं है। ये होश आता है इनको जब ये, तो ये घर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर ही नहीं पाते। अब आपको कैसे, आपको भी पता होगा कि घर कैसे नहीं पाते, क्योंकि घर तो 200 साल बाद आएगा। अब 200 साल पहले वाला घर इनके पास है ही नहीं, क्योंकि अब ये रियल वर्ल्ड में नहीं है। अब ये सोचते हैं मैं क्या करूं, अगर मैं किसी से कहूंगा तो लोग कहेंगे पागल हो गया ये बंदा, भाषण देने के चक्कर में इतना भाषण दे दिया, इतना स्पीच दे दिया कि पगला गया है। क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूं, लोग मुझे जानते हैं, इसलिए अब ये मामला उछल जाएगा, पेपर में सुर्खियों में आ जाऊंगा मैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ। बंबई जाने का फैसला करते हैं। वहाँ इनका बेटा है जो एक ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहा होता है। अब ये पुणे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और पुणे से बंबई के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं, और यहाँ से शुरू होती है आपके बुक की स्टोरी। यानी अभी तक जो आपने सुना ये बैकग्राउंड है आपकी बुक का। यानी आप इतना अगर जान गए ना, अब आप जब कहानी सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ कभी ऐसा भी फील हुआ होगा, मैं आपको साइकोलॉजी थोड़ी समझाऊं इसको, ताकि मैं आपको थोड़ा और समझ में आए। साइकोलॉजी ये है मेरी कि अगर आप कभी कभी फील किए होंगे, आप कभी नींद या भ्रम की स्थिति में होते हो, आप कभी जाते हो रास्ते में, ऐसे रास्ते में जहाँ पहली बार जा रहे हो, कुछ चीज़ें देखते हो आप जिसे पहली बार देख रहे हो, बट आपको कभी कभी फील होता होगा यार मैं इस रास्ते पर गया हूँ, ऐसा रास्ता मैंने देखा है, ऐसा घर मैंने देखा है, ऐसा पेड़ देखा है, ऐसा इंसान देखा है, बट आपको याद नहीं आता है। ये हमारी भी पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया होती है, हम भी पैरेलल वर्ल्ड में जाते हैं, बट हम क्षणिक जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं। और ये साइंस फिक्शन स्टोरी में होता है, और ये आपका होता है कैटास्ट्रॉफिक एंड लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियोरी। सो आपको बता दूं कि यहाँ दो थियोरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, कैटास्ट्रॉफिक थियोरी और क्वांटम थियोरी। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो ये कहानी सिर्फ आपके नाम पर है, यानी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और नहीं भी पढ़े हो तो जब मुझे समझ में आ गया ये कहानी तो आपको क्यों नहीं आएगा, मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये जो है साइंस फिक्शन स्टोरी है, इसमें दो थियोरी है, कैटास्ट्रॉफिक और क्वांटम थियोरी, और इसमें दो कैरेक्टर भी हैं। एक ये महोदय जो एक पुणे के कॉलेज में पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और दूसरे हैं मैथमेटिकल के प्रोफेसर, साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं वो, और जिनका नाम है राजेंद्र देशपांडे। कहानी शुरू करते हैं हम। जीजा माता एक्सप्रेस ये गाड़ी है जहां ये पकड़ेंगे और अपने बेटे से मुंबई मिलेंगे। ये पुणे में जीजा माता एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ते हैं जो पुणे मुंबई मार्ग पर चलती है, और ये बताते हैं कि ये गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि वो डेक्कन क्वीन गाड़ी जो मुंबई से पुणे जाती है वो फेल हो जा रही थी, यानी कि इससे बहुत तेज चल रही थी ये गाड़ी जीजा माता एक्सप्रेस। 40 मिनट चलते चलते वो ट्रेन जो है वो पहले स्टॉप पर रुकती है जिसका नाम है लोनावाला। लोनावाला आता है और फिर वहाँ से चल देती है वो ट्रेन करजात स्टेशन पर, थोड़ी देर के रुकती है, और फिर जो है वो शुरू होता है कुछ अलग भाग, कुछ ऐसा भाग जो आपको भी बताऊंगा मैं। गायतोंडे महोदय जो है इस भाग से परिचित थे, चूंकि वो इतिहासकार थे, वो जानते थे ये कौन सा पार्ट है जहां अब आ चुका हूं मैं। गाड़ी जो है वो कल्याण स्टेशन से गुजरती है, और प्रोफेसर जो ये गायतोंडे महोदय अथवा गंगाधर पंत हैं, ये पहली यात्रा है इनकी बंबई की ट्रेन से। प्रोफेसर बंबई जाने के लिए कुछ प्लान बनाता है। वो प्लान बनाता है कि मैं बेटे से तो मिलूंगा, क्योंकि मैं इतिहासकार हूं, और मैंने ये बता रहा है कि मैंने 5 पार्ट्स में इतिहास को लिखा है भारत के। भारत का जो इतिहास है आज तक, उसको इन्होंने 5 पार्ट में 5 बुक्स में लिखा हुआ है। तो इन्होंने प्लान बनाया कि मैं बंबई में जाऊंगा, तो वहाँ किसी बड़े लाइब्रेरी में जाऊंगा, पता लगाऊंगा कि किस कारण से देश की वर्तमान हालात हुई।
इसके बाद ये पुनः लौट करके ये राजेंद्र देशपांडे महोदय से इसके बारे में बात करेंगे कि देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा खोजा है और यही मैं सुनाऊंगा अपने भाषण में। गाड़ी लंबी सुरंग से गुजरने के बाद एक छोटे स्टेशन सरहद पर रुकती है। सरहद, वहाँ एक एंग्लो इंडियन टिकट निरीक्षक डब्बे में कंपार्टमेंट में बोगी में प्रवेश करता है। ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं बट अंग्रेज होते हैं। हालांकि आपको दिख रहा होगा ये तो अंग्रेज नहीं दिख रहा है, आपको ये तो इंडियन दिख रहा है, तो आप फील कर लो अंग्रेज, क्योंकि मुझे कोई इमेज ऐसा मिला नहीं कि जिसमें अंग्रेज जो है वो टिकट काटे और कोई इंडियन बैठा हो, तो इसलिए मैंने ये रखा है। आप ये फील करो ये बंदा अंग्रेज है बट इंडिया में रहता है, ऐसे बंदे को एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो वो टिकट निरीक्षक TTTC जो है वो डब्बे में प्रवेश करता है। प्रोफेसर का एक को पैसेंजर है, एक सहयात्री है जिसका नाम है खान, बस खान साहब नाम है। खान साहब पेशावर जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे। खान साहब ने ही बताया कि सरहद स्टेशन से ब्रिटिश राज शुरू होता है। यही मैंने आपको बताया कि इस खंड से परिचित थे हमारे महोदय ये गंगाधर पंत। कौन सा खंड? क्योंकि आपको बता दूं मैं उस समय 17वीं शताब्दी के आसपास या 1700 कुछ ईस्वी की बात है जहां ये पहुंच गए थे। ये जो मैटर है वो उस समय का है जब ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी जो था वो राज करना शुरू की थी भारत पर। तो अभी तक सरहद के पहले जो भी जगह था वहां पर इंडिया था, वहां पर भारत था, भारत के लोग थे, भारत के राजा थे, चाहे वो मुगल साम्राज्य वाले हो चाहे नॉर्मल कोई हिंदू राजा रहा हो। लेकिन सरहद के बाद जो है वो ऐसा खंड शुरू होता है जहां से शुरू होती है ब्रिटिश राज। आपको बताना चाहूंगा, ये आपको पता भी है कि ये महोदय पेशावर जा रहे हैं, पेशावर पाकिस्तान में है। ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे जा रहा है, ट्रेन तो पाकिस्तान जाती नहीं है, पाकिस्तान तो इंडिया में है नहीं। लेकिन आपको बता दूं ये ऐसे पैरेलल वर्ल्ड में जा चुके हैं जहां पर पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था, वो इंडिया का एक पार्ट था। तो ये अब ब्रिटिश राज शुरू होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश राज जो था शुरुआत में सूरत, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ऐसी जगह पर था, बाद में पूरे भारत में वो फैला। तो उस समय जब ये पहुंचे थे तो उस समय सिर्फ कुछ ही जगह पर अस्तित्व था ब्रिटिश का। तो सरहद स्टेशन के बाद ब्रिटिश राज शुरू होता है और ये बारीकी से अब देखना शुरू करते हैं कि यार ये तो अलग हो रहा है। ये खान साहब बैठे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? ट्रेन के नीचे देखते हैं तो डब्बे पर लिखा था ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यानी कि ट्रेन के बुग्गी पर लिखा था ये ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, और हर डब्बे पर इंग्लैंड का ये नीला नीला झंडा बना हुआ था। गाड़ी चलते चलते अंततः विक्टोरिया टर्मिनल पर जाती है। ये देखते हैं बाहर तो स्टेशन साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर एंग्लो इंडियन हैं, यह पारसी हैं। इनका दिमाग चकरा रहा है, एंग्लो इंडियन कैसे हो गए? अभी तो इंडियन रहा करते थे, ये इंडिया है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में सोच रहे हैं बट है तो पैरेलल वर्ल्ड में। ये गंगाधर महोदय स्टेशन के बाहर जाते हैं, उन्हें सामने ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑफिस दिखाई देता है। उन्हें ऐसी आशा नहीं थी, कंपनी ने ये सोच रहा है कि कंपनी तो अपना बोरिया बिस्तर 1857 के बाद बांध लिया था, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा था, पर यहाँ तो कंपनी जीवित और फलती फूलती दिखाई दे रही थी। बहुत हैरानी हुई इन्हें इतनी हैरानी हुई, ये सोचने लगे कि ये कब हुआ और किस प्रकार से हुआ। यानी कि हाँ, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे समय पहुंच चुके हैं कि जब ब्रिटिश कंपनी जो थी वो फल फूल रही थी। लेकिन रियल वर्ल्ड में जहाँ ये थे, जब ये एक्सीडेंट के पहले जब रियल वर्ल्ड में थे तो ये 20वीं शताब्दी में थे, और 20वीं शताब्दी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही नहीं। लेकिन चूंकि ये पैरेलल वर्ल्ड में जा चुके हैं इसलिए इनके दिमाग में जो है जो दिख रहा है वो ब्रिटिश राज वाला दिख रहा है, इसलिए इनको अलग लग रहा है, बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है। अब ये महोदय वहाँ से हॉर्नबाई रोड, वहाँ पे एक हॉर्नबाई रोड है, वहाँ पर जाते हैं ये। वहाँ इन्हें ब्रिटिश दुकानें मिलती है, ब्रिटिश बैंकों के दफ्तर दिखाई देते हैं, सब ब्रिटिश। और फिर ये फोर्ब्स भवन जाते हैं, FORBES, फोर्ब्स बिल्डिंग। फोर्ब्स बिल्डिंग वहाँ जाते हैं। वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहीं इनका बेटा विनय गायतोंडे काम कर रहा होता है। वहाँ पर जब ये जाते हैं तो जो स्वागत परिचारिका है, यानी जिसे हम कहते हैं रिसेप्शनिस्ट, उसने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि सर, विनय नाम का व्यक्ति कोई भी हमारे कार्यालय, हमारे ऑफिस या हमारे ऑफिस का कोई भी जो ब्रांच है कहीं काम नहीं करता है। ये महोदय जब सुनते हैं तो आघात लगता है, अजीब लगता है। आपको पता भी हो गया होगा कि इनका बेटा क्यों नहीं वहाँ काम कर रहा है, क्योंकि ये 200 साल पहले पहुँच चुके हैं। इनका बेटा तो पैदा नहीं हुआ था, यही नहीं पैदा हुए थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि सोचे कि जब पहुंच ही चुका हूं मैं, तो लाइब्रेरी में जो मैंने बताया था कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जुटाऊंगा, तो वहीं जाता हूं मैं। तो ये टाउन हॉल एक पुस्तकालय है, वहां जाते हैं और शीघ्रता से लंच करते हैं और
अपने द्वारा लिखे गए स्वरचित इतिहास के 5 भाग को ये मंगवा लेते हैं लाइब्रेरी से। अब ये पढ़ना शुरू करते हैं। इस इतिहास का मतलब है ये जो पढ़ रहे हैं, पैरेलल वर्ल्ड वाले में जो पढ़ रहे हैं, इसमें औरंगजेब की मृत्यु तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी कि 4 भाग में सेम था, जो रियल वर्ल्ड में था वही पैरेलल वर्ल्ड में था। भाई हमें पता है रियल पैरेलल, इनको नहीं पता है, इनको तो लग रहा है सब रियल वर्ल्ड है। तो इनको 4 भाग में कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन अंतिम जो खंड था उसके पन्नों को जब ये पलटने लगे तब ये उस जगह पर पहुंच गए जहां से इतिहास ने नई करवट ली थी। वास्तव में वो करवट इनके दिमाग ने ली थी। पानीपत का युद्ध। अब पानीपत का युद्ध के बारे में सोच रहे हैं, जो तीसरा पानीपत का युद्ध था 1761 में हुआ था। किसके बीच में? मराठा सम्राट के बीच में और अफगान आक्रमणकारी जो राजा था अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में हुआ था। अब अब्दाली की सेना का जो प्रमुख था वो था अहमद शाह दुर्रानी। ये है अहमद शाह दुर्रानी, जो अब्दाली की सेना का आप कह सकते हो सेनापति है या प्रमुख है। और जो मराठों की अगुवाई कर रहे थे वो थे सदाशिवराव भाऊ। तो मराठाओं और अब्दाली सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब्दाली सेना हार गई थी, ऐसा ये पढ़ रहे हैं अपने 5वें भाग में। और नोटिस करिएगा ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जब इन्हीं के द्वारा यानी कि गंगाधर महोदय के द्वारा ही लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि ये लिखेंगे भी वही जो ये पढ़ना चाहते हैं, ये जो समझना चाहते हैं वही लिखा भी होगा, या चूंकि दिमाग से वही इनके निकल रहा है जो ये जानना चाहते हैं, तो जो ये जानना चाहते हैं वही लिखा है। तो जो लिखा है वो ये कि ये हार गए थे, जबकि आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में ये हारे थे, मराठा हारे थे। तो ये पढ़ रहे हैं कि ये महोदय जो है वो हार गए थे। अब ये जानना चाहते हैं कि हारे कैसे, कैसे भगाया गया इनको भारत से। विजयी, अब ये पढ़ना शुरू करते हैं आगे। तो कहते हैं कि विजयी मराठा जो सेना है उसका नेतृत्व कर रहे थे ये महोदय सदाशिवराव भाऊ, और इनके जो भतीजे थे जो युवा थे अभी विश्वासराव महोदय, ये दोनों लोग। इस विजय ने जब मराठा जीत गई, ये जो पढ़ रहे हैं उसमें मराठा जीत चुकी है, तो इस विजय ने जो मराठाओं को जिता दिया था, मराठाओं के प्रभुत्व को पूरे उत्तरी भारत में फैला दिया इस विजय के कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये पता चला तो उसको समझ में आ गया कि अभी कुछ दिन तक शांत से बैठो भैया, वरना तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ प्रभुत्व 3 जगहों पर था बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो और जगहों पर अपना प्रभाव डालना चाहती थी, लेकिन जब विजय हो गए मराठे तो ये लोग सोचे कि अभी अगर आगे बढ़ेंगे हम तो ये मराठा लोग वहाँ भी खदेड़ देंगे, और जो बंबई कोलकाता मद्रास में हम पैर जमाए हैं यहाँ से भी उखाड़ कर फेंक देंगे हम, क्योंकि हम अंगद नहीं बन सकते। अब आगे बढ़ते हैं ये तो इनको पता चलता है कि राजनीतिक कारणवश, देखिएगा क्या पढ़ते हैं ये, राजनीतिक कारणवश पेशवाओं ने, जो पेशवा के राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज या कोई और, उन लोगों ने दिल्ली में मुगल शहंशाह को बनाए रखा। यानी कि दिल्ली से मुगल शहंशाह को नहीं भगाए। क्यों नहीं भगाए? राजनीतिक कारणवश। पर 19वीं शताब्दी जब लगने लगी 1890-92 ऐसा कुछ, तो मराठा शासकों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझा। इन्होंने सोचा कि हाँ, साइंस कुछ चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ होती है, इसलिए इन्होंने अपना रिसर्च सेंटर बनाना शुरू कर दिया, अध्ययन और शोध केंद्र बनाना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा लगा, उसने सोचा कि अब प्रभाव बढ़ाने का मौका आ गया है, क्योंकि उसने सोचा कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ये जानना चाहते हैं तो हमसे ज़्यादा कौन जानेगा, तो हम इनको मदद करेंगे, इनको विशेषज्ञ देंगे, एक्सपर्ट देंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के, और उसके बदले राज हम हथियाएंगे। 20वीं शताब्दी में अनेक चेंजिंग आए। जो ये पढ़ रहे महोदय बता रहे कि 20वीं शताब्दी में अनेक चेंजिंग आए। भारत भी डेमोक्रेटिक की ओर मुड़ गया। जाहिर सी बात है कि राजाओं का शासन धीरे धीरे खत्म होता गया, भारत लोकतांत्रिक देश बनता गया, और तब पेशवाओं की जो पकड़ थी राज्यों पर वो कमजोर होती गई। गंगाधर पंत उस भारत की प्रशंसा करने लगा बंदा जिसे वो देख रहा था। अब सोच रहा कि ये तो अच्छा है, इसमें तो मुगल साम्राज्य है ही नहीं, इसमें तो अंग्रेज आए ही नहीं, इसमें तो मराठा ही मराठा हैं, और अब डेमोक्रेटिक होगा, अब चुनाव होगा, अब प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे। तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। ऐसी बातें जब मैं बताऊंगा लोगों को तो लोग बहुत खुश होंगे, ताली बजाएंगे कि ये तो इनको यूनिक चीजें पता है। अब चीजें जो है वो चेंज होने लगी। ये आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि मराठों ने बंबई को अंग्रेजी कंपनी को 1908 में दे दिया। जब अंग्रेजों ने उनको एक्सपर्ट दिए, उनकी सहायता किया, तो मराठों ने क्या किया, 1908 में दे दिया बंबई को अंग्रेजों के, लेकिन लीज पर दिया था, लीज पट्टे पर दिया था कि 2001 तक आप राज्य करिए, उसके बाद आपको दे देना होगा मुझे, तो लीज पर आप काम करिए। जैसे मेट्रो जो ट्रेन्स आई हैं आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वो भी लीज पर आई थी जापान से 25 सालों के लिए।
तो उसके बाद छोड़ करके वो जाएंगे, 25 साल जो कमाएंगे वो कमाएं, उसके बाद छोड़ करके जाएंगे और फिर वो इंडियन गवर्नमेंट की हो जाएगी और जो भी ट्रेन है या जो भी ट्रैक है वो सब इंडिया की हो जाएगी। तो ये सोचे कि जो भी आपको करना है करिए, 2001 तक आप छोड़ के चले जाइएगा, कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। तो लीज पर दिया गया था। अब ये तुलना करने लगे, यार मैं जो जानता हूँ वो और जो लिखा है इसमें तो बहुत अंतर है। अब ये जानना चाहते हैं, पता लगाने का इन्होंने निर्णय लिया कि मराठों ने किस प्रकार पानीपत की लड़ाई जीती। अब तक तो इनको पता चल गया कि मराठा जीत गए हैं पैरेलल वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन अब इनको ये नहीं पता चला कि जीते कैसे। तब ये और भी बुक्स मंगवाने लगे और इनको सुराग मिला, वो था भाऊ साहब बाची बाखर की जो बुक थी, भाऊ साहब बाची बखर। इस पुस्तक में इनको सुराग मिला। इन्होंने 3 पंक्तियों का एक विवरण पढ़ा कि किस प्रकार से, अब ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से मराठा जीता, तो इनको मिलता है कि विश्वासराव मृत्यु से बच गए थे। ये युवक अपना घोड़ा उस भीड़ की ओर दौड़ा रहा था जहां मार काट हो रही थी और एक गोली उसके कान के पास से निकल गई और सौभाग्यशाली था कि ये बंदा बच गया। और जाहिर सी बात है कि जब सेनापति बच जाएगा, अगुआ बच जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो राज्य उसका छिनेगा ही नहीं, क्योंकि हम चेस में भी देखते हैं राजा मरा तो सारी सेना खत्म। सेना के मरने से राजा खत्म नहीं होता, लेकिन राजा के मरने से सेना खत्म हो जाती है पहले से ही। तो जब विश्वासराव बच गया था, इसका मतलब है कि मराठा जीत गया होगा। अब इनको मिल गया सबूत। तभी लाइब्रेरियन आता है और गंगाधर से कहता है कि सर 8 बज गया है, 8 बज गया, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो चुका है, आप कल आइएगा। ये पूछते हैं कितने बजे खुलेगा, वो कहता है सुबह 8 बजे खुलेगा, 8 से 8 तक। अब ये सोचते हैं कि ये नोट्स जो मैं पढ़ रहा हूँ काश मेरे पास होता, मैं रख लेता, इसको ज़्यादा अच्छा होगा। लाइब्रेरियन ने कहा नहीं, आप ले नहीं जा सकते, आप यहीं रख दीजिए, आप आकर के यहीं पढ़ लीजिएगा। लाइब्रेरियन चला जाता है। ये महोदय जो है पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते इनके दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात आता है। जो पढ़ रहे थे वो पेज जो इनके पास था भाऊ साहब बखर बाची वाला, वो फाड़ करके अपनी दाईं जेब में रख लेते हैं। और जो कि दिमाग इनका पानीपत का तीसरे युद्ध में है, अनजाने में ये बखर की पूरी पुस्तक ही बाईं जेब में डाल लेते हैं। अब ये वहाँ से निकल जाते हैं। रात ठहरने की बात आती है, ये व्यवस्था वो गेस्ट हाउस में कर लेते हैं। थोड़ा सा भोजन करते हैं और ये फिर आज़ाद मैदान की ओर टहलने के लिए चल जाते हैं 8 बजे शाम को। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि इसमें तो दिन है, आप फील कर लो यार शाम है ना। तो ये टहलने के लिए चल जाते हैं। वहाँ कोई सभा, कोई सेमिनार हो रहा था, कोई व्यक्ति वहाँ पे भाषण दे रहा था, पर मंच पर एक कुर्सी थी जो अध्यक्ष की कुर्सी थी, ये खाली थी। अब आप सोचिएगा, पैरेलल वर्ल्ड में है, इनको लगा कि ये वही भाषण है जिसका अध्यक्ष तो मैं हूँ, और चूंकि ये खाली है इसका मतलब मेरा ही इंतजार किया जा रहा था और मैं अभी तक बैठ के वहाँ पढ़ रहा था, यार बड़ा लेट हो गया मेरा। तो ये पहुँच जाते हैं और जा करके ये हथिया लेते हैं कुर्सी, यानी कुर्सी पर जा करके बैठ जाते हैं। इसका लोगों ने बहुत विरोध किया, पर प्रोफेसर मानने वाले नहीं थे। ये बैठे और फिर उठ करके अपने 1000वें अध्यक्षीय भाषण को देना ये शुरू कर दिए। जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने इनके ऊपर, वक्ता के ऊपर अंडे और टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। पर प्रोफेसर तो महाजिद्दी, उसने सोचा कि मैं 999 भाषण दे चुका हूँ, इतने भाषण का अनुभव है, और यहाँ तक उसने सबसे बुरे भाषण जो उसने पुणे में दिया था, जब उसको मैनेज कर लिया जहाँ चप्पल पड़ा था मेरे ऊपर, तो ये क्या चीज़ है। इसलिए वह बोलता रहा। यहाँ आपको ये दिखा दूँ मैं, यहाँ बताया गया है कि इस पैरेलल दुनिया में जो है ना, लोग अध्यक्ष के लंबे भाषणों तथा उनके वोट ऑफ थैंक्स से परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो सिंबॉलिक रूप से केवल अध्यक्ष का कुर्सी रखते हैं, वो नहीं चाहते हैं कोई अध्यक्ष बैठे। लेकिन ये तो समझ रहे थे कि मेरा रियल वर्ल्ड है और जाके चढ़ गए कुर्सी पर और भाषण भी देना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, अब लोग जब पगला गए, इनको हटाने के चक्कर में जब ये नहीं भागे, अंडे टमाटर का भी फर्क नहीं पड़ा, इतने जिद्दी महोदय भाषण देते रहे, तब इन महोदय को सर उठा करके नीचे फेंक दिए गए। इस तरीके से उठाए लोग, उठाकर फेंक दिए। जब लगा कि लोगों ने देखा कि भैया ये भागने वाला नहीं है, उठाया और फेंक दिया। इसके बाद इनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। अब आपको यहाँ बता दूं मैं कि जैसे ही भीड़ ने इनको उठा करके फेंका, प्रोफेसर महोदय फिर से ट्रांसमिटेड होकर के पास्ट से प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाते हैं। आज़ाद मैदान के फील्ड में कपड़े फटे हुए पड़े थे, इनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ। बट आपको बता दूं मैं कि अब ये अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में आ चुके थे। आपने देखा होगा कुछ लोग याददाश्त खो बैठते हैं चोट के कारण, और फिर चोट लग जाती है, याददाश्त आ जाती है, ये कोमा से भी बाहर आ जाते हैं जब घटना वैसे इनके साथ होने लगती है। तो जब ट्रक से भिड़े थे तो
पैरेलल वर्ल्ड में जा चुके हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस में, लेकिन जैसे ही ये फिर से भिड़े, फिर से उठाकर इनको लोग, चूंकि अकेले ऐसे नहीं फेंका, लोग मिलकर के उठाकर फेंक दिए, तो फिर से माइंड पर इनके कुछ फोर्स पड़ा और फिर से ये पहुंच गए अपने कॉन्शियस माइंड में, यानी फिर से पैरेलल से ये आगे रियल वर्ल्ड में। और जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तब ये आते हैं लौट करके राजेंद्र से मिलने के लिए। कपड़े फटे हुए इनके, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ। अब ये पुनः आते हैं प्रोफेसर से मिलने के लिए, जो राजेंद्र देशपांडे हैं। राजेंद्र देशपांडे को पता नहीं है कि ये बंदा 2 दिन गायब कहाँ था, लेकिन इनकी जो टक्कर हुई थी सड़क पर, भिड़ंत जो हुई थी, उसमें ये महोदय, आपको बताया मैंने कि इस नाजुक क्षण के बारे में सोच रहे थे कि कैसे इतिहास करवट बदल सकती थी। इन्होंने क्या किया, कहा गायतोंडे से कि देखिए मैं जो है वो मुंबई में गया था, मैंने देखा ऐसी ऐसी बातों को, यानी कि जो इनके साथ हुआ वो बता दिया। गायतोंडे महोदय मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा परेशान मत होइए, मेरे जेब में सबूत है। ये जेब से अपने पुस्तक का वो फाड़ा हुआ पृष्ठ निकालते हैं ताकि राजेंद्र को बता सके कि इनकी कल्पना की उड़ान जो है ये कल्पना नहीं है, ये रियल है। ये दिखाते हैं इनको, यानी वो पेज था इनके पास। चूंकि मैं आपको बता दूं, ये चूंकि गए थे शरीर के साथ, गए थे पैरेलल वर्ल्ड में, और शरीर के साथ ही पैरेलल वर्ल्ड में आए हैं। लेकिन ये बताते हैं कि वो जो बुक थी ना, शायद बुक जो है वो बखर की बुक जो थी, मैं रखा था अपने दाहिने वाले जेब में, वो आज़ाद मैदान में जब लोगों ने मुझे उठाकर फेंका, वहीं शायद गिर गया। तो चूंकि परेशान मत होइए, ये नोट तो है ना मेरे पास, इसी में तो सब सबूत है। अब राजेंद्र महोदय वो पढ़ना चाहते हैं, वो विवरण शुरू करते हैं पढ़ने का कि किस प्रकार से विश्वास राव को गोली लगी। देखिए, विश्वास राव को जो गोली लगी वो कंफर्म था, वो रियल में भी कंफर्म था, पैरेलल में भी कंफर्म था। बट यहाँ ये बताना चाहते हैं, ये उनकी जो कल्पना पर ये बता रहे हैं कि मेरी कल्पना नहीं है, ये रियल है, आप देख सकते हो इसको, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो राजेंद्र ने गायतोंडे के अनुभव का विश्लेषण करने का प्रयास किया। उसने बताया कि शायद आपको पता नहीं, ये विनाशकारी अनुभव है, इसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस और थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग आप पानीपत की लड़ाई से जो कर रहे हो ना, जिसमें आप बता रहे हो कि मराठा जीती आब्दाली हारा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ शब्दों में आपको ये बता रहे हैं कि मराठा जो है आब्दाली के साथ जब भिड़ा था तो दोनों की सेनाएं लगभग बराबर थी, इसलिए सब कुछ जो था वो उसके नेतृत्व, लीडिंग रोल पर और सैनिकों के मनोबल पर डिपेंड था। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बंदा लास्ट तक टिका रहता है, जिसका नेतृत्व अच्छा होता है, जिसका मनोबल अच्छा होता है, वही जीतता है मैदान में, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे किसी गेम का, चाहे रियल ये वार का हो। तो ये बताते हैं कि दोनों बराबर थे, लेकिन जो नेता अच्छा हो, जिस सैनिक का मनोबल जिसमें अच्छा हो, वही होगा। तो आप जो बता रहे हो ना, मैं आपको बताऊं कि जिस क्षण पेशवा के बेटे और जो उत्तराधिकारी थे विश्वास राव, जब इनकी मृत्यु हुई ना, तो उसने लड़ाई का रुख ही पलट दिया और इनके जो चाचा थे भाऊ साहब, ये भी शायद शहीद हो गए। तो जब इन 2 बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु हो जाती है तो मराठा जो सेनाएं थी वो उनका मनोबल टूट जाता है और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। आपको भी पता होगा कि जो चेस में हम अगर खेलते हैं तो सेनाएं मर जाती हैं तो राजा नहीं मरता है, बट अगर राजा मर जाता है तो सेनाएं जीते जी मर जाती हैं। तो जब नेता मर गया तो जाहिर सी बात है कि सेना समर्पण कर देंगे, मनोबल टूट जाएगा उनका। तो ये बता देते हैं महोदय कि हाँ, इस तरीके से जो सेनाएं थी हार गई और आप कह रहे हो कि सेनाएं जीती थी। तो ये कहते हैं कि ऐसा हुआ, यानी कि मराठा हारी। फिर जब ये पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आपकी बात के अनुसार तो आप ये कहना चाहते हो कि विश्वासराव बच गया था और मराठा सेना जो थी विजयी रही थी। पर मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के कथन अगर कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी से आप पढ़ोगे ना, तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया था, उसमें वो जीत सकता था। अगर आप इस कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का इस्तेमाल करो तो थोड़ा सा चेंज कर दो। आपने देखा होगा मूवी में टाइम ट्रेवल जब करते हैं लोग तो बचपन में अपने चले जाते हैं और वहां पर कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि पूरी इतिहास बदल जाती है। उसमें देखते हैं कि उनका पिता जो है वो ये काम करने वाला है, अगर ये काम कर दिया तो इतिहास जो है वो विध्वंस के, आप कह सकते हो, एंड तक आ जाएगा, यानी विध्वंस के छोर तक आ जाएगा। तो वो जाते हैं अपने पिता को वो काम करने से रोकते हैं और फिर अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो काम फिर नहीं होता, दुनिया सेफ हो जाती है। आपने ये देखा होगा जरूर। ऐसे मूवी जो होते हैं वो साइंटिफिक फिक्शन पर होते हैं और ये कैटास्ट्रॉफिक थियरी, यानी कि जो आपका होता है ना, ये तामझाम खत्म कर देने वाली थियरी, यानी कि लोगों को, आप कह सकते हो कि विध्वंस की थियरी होती है, वो लोगों को विध्वंस से बचाने के लिए या लोगों को विध्वंस में डालने के लिए इस थियरी का यूज किया जा सकता है। तो राजेंद्र महोदय जो है वो बताना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि दूसरी बात आप ये सोचो, सुनिएगा ध्यान से, कि हम लोग जो सच है ना उसका अनुभव केवल इंद्रियों की मदद से करते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो ये जो करते हैं हम, ये इंद्रियों से करते हैं और सच मान लेते हैं। पर ये अनुभव उसी पर निर्भर करता है जो हम देख पाते हैं। पर इस सच का ना एक दूसरा रूप होता है। दूसरा रूप
आपको भी पता होगा, आप अगर कभी सोचो सच के दो रूप, मान लो कि मैं इस दुकान पर हूँ सुबह 8 बजे, आपने देखा मुझे 8 बजे इस दुकान पर, और 2 घंटे के बाद 10 बजे आपसे किसी ने पूछा कि बताओ ये बंदा कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि ये बंदा यहीं पर है, क्योंकि आपने उस सच को अपने ज्ञानेंद्रियों से मान लिया है। लेकिन जब वो बंदा किसी और से पूछता है 10 बजे ही, उसी समय वो किसी और से पूछता है, तो वो बताता है नहीं यार ये बंदा तो इस वाले जगह पर है। आप कहते हो नहीं इस पर है, वो कहता नहीं अभी भी मैं देख करके आया हूं। तो आपको लगता है कि वो यहां पर है, उसे लगता है यहां पर है, बट आप सही हो और वो भी सही है, क्योंकि आपने जब देखा था तो यहां था और वो जब है तो यहां है। इसी तरीके से ये महोदय जो है ये बताने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ये एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं सोचो इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम छोड़ते हैं ना तो इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, जैसे कि बंदूक की गोली की दिशा वो निश्चित होती है, बट इलेक्ट्रॉन की नहीं। ये एक क्षेत्र में इस जगह पाया जा रहा है, अगले क्षेत्र में वो कहीं और पाया जाता है। तो हमें तो लगेगा कि नहीं ये वही है, लेकिन दूसरे वाले बंदे को लगेगा कि नहीं ये दूसरी जगह है। तो ये कहने का इनका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले स्तर में छलांग लगाती है, और ऐसा ही परिवर्तन सामान्य होता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा आपके साथ भी हुआ, आप भी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में छलांग लगा लिए, और फिर आपके साथ जब वो आपको उठाकर फेंके लोग ना, तो पुनः आप इस दुनिया में वापस आ गए। तो ये है बात, ये है रियलिटी। प्रोफेसर गैतोंडे इस बात को समझ नहीं पाते, वो और भी वो और भी जानना चाहते हैं, गंगाधर पंत गैतोंडे महोदय। फिर ये महोदय बताते हैं, ये कहते हैं कि आपने ना दो जगहों के इतिहास का अनुभव किया है और एक ही बार में किया है। आपने सोचा कि वो सही है, हम सोच रहे ये सही है, बट आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आप पास्ट के इतिहास में गए थे और मैं वर्तमान के इतिहास में हूँ। और चूंकि आप दोनों का अनुभव कर लिए हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे समझ में आ रहा है, मैं दोनों को ध्यान से देख सकता हूं। आप कहोगे नहीं ये सही है क्योंकि आप अभी भी देख के आ रहे हो, मैं कहूँगा ये सही है क्योंकि मैं इसको देखा हूं। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर की जाए तो आप भी सही हो, मैं भी सही हूं। आप जो 2 दिन बिताए हो ना जिस जगह पे, ये 2 दिन आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, इसलिए आप जहाँ गए थे आप वही सोच रहे थे और वही देखना चाह रहे थे। तो उस इतिहास में जो उस पुस्तक में आपने देखा, वो पुस्तक में वही लिखा हुआ था जो उस समय इतिहास में सही था, उस समय सही था कि ऐसा होता। बट अगर आप आज देखो तो वो इतिहास हो चुका है, वो घटना घटित हो चुकी है, उसमें वो मराठा हार चुके हैं। तो अगर हम आज की इतिहास देखें तो आज में ये सही है। अगर दोनों का कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे आप पास्ट में सही और मैं प्रेजेंट में सही। तो इस तरीके से महोदय जो है वो बहुत सारी चीज़ें उनको बताने की कोशिश करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि ये जो थियरी है कैटास्ट्रॉफिक थियरी, ये ऐसा ही होता है विध्वंस की थियरी, हम सोचते जो है होता वही है। तो अब ये बताना चाहते हैं महोदय, जब ये समझ जाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये भी एक प्रोफेसर थे तो ऐसे तो है नहीं कि मूर्ख हैं, ये समझेंगे नहीं। जब ये समझ जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो 2 दिन वो 60 घंटे मैं कहाँ था मेरे घर वालों को भी नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता, बस मुझे यही पता है कि मैं गया लड़के को ढूंढने, वहाँ नहीं मिला तो मैं वहाँ गया लाइब्रेरी में, वहाँ से ये लिया, मैं टाउन हॉल में गया, वहाँ रुका मैं कुछ देर, फिर आज़ाद मैदान में मुझे फेंक दिया गया, मुझे ये याद है। और जब मैं घर पर गया तो घर वालों को पता नहीं था कि मैं कहाँ गया। इसका मतलब है कि हाँ है ऐसा कुछ है। अब ये महोदय 1000वां भाषण नहीं देने जाएंगे, इन्होंने सोच लिया कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज़ाद मैदान में जो इनके साथ हुआ था अब ये दोबारा नहीं करना चाहते। ये सोचा कि अगर मैं वहीं जाऊँगा फिर से मैं वही घिसा पिटा या तो भाषण दूँ, लोग अंडे फेंकें, और या तो मैं अगर नया कुछ बताऊँगा उठाकर मुझे लोग फेंक देंगे। इसलिए इन्होंने जो आयोजक थे उस पानीपत के जो सेमिनार होने वाला था उसके जो आयोजक थे उनको इन्होंने सूचित किया कि भैया मैं आने में असमर्थ हूँ। इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है। आशा आपको ये कहानी जरूर समझ में आई होगी। अगर कुछ परेशानी है तो वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के बारे में है। जो इलेक्ट्रॉन का मैटर मैंने आपको बताया उसमें थोड़ी सी आपको हो सकती है कंफ्यूजन हो, बट कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी क्वांटम थ्योरी को अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप समझ सकते हो। तो चलते हैं स्टोरी के इस क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि आपके बुक में क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन दिया हूं मैं। सोल्यूशन के अलावा मैंने भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रखे हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, देखिएगा। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4, जो पहले क्वेश्चन का है ये ट्रू फॉल्स मांग रहा है, 5 तक है, तो दूसरा और 5वां जो है वो ट्रू है और बाकी जो है वो फॉल्स है। ये सेकंड क्वेश्चन का पहला है, इसका आंसर यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको आसानी होगी। ये सेकंड थर्ड है, ये फोर्थ फिफ्थ है, ये है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो आपका पहले का पहला दूसरा तीसरा है और ये दूसरे का पहला दूसरा है। इस तरीके से ये टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज में हम आते हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन और इसका आंसर लिखा हुआ है। यहाँ फोर्थ है, फिर वर्किंग विद द वर्ड्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग विद वर्ड्स आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जान करके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो।
ये आपके जो है आप 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये है सेकंड, जिसका आंसर आपको क्वेश्चन के साथ ही लिख दिया गया है। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन उसका आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर, और ये तीसरा क्वेश्चन इसका आंसर है, और ये लास्ट है जो आपका चौथा है। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, सोल्यूशन खत्म होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आशा आपको कहानी समझ में आई होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दीजिएगा, मुझे भी कुछ बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया होगा कैटास्ट्रॉफिक और क्वांटम थियरी, क्योंकि मुझे भी बहुत नहीं पता इसके बारे में, तो आप मुझे बताओगे, थोड़ा सा मुझे जानकारी होगी, अच्छा लगेगा मुझे, आपके थ्रू मुझे जानकारी मिले तो। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और घंटा बजा दीजिएगा, अच्छा लगता है घंटा बजाना, मंदिर में भी और यहाँ पर भी। और हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। अगर आप किसी की परवाह करते हो तो आप शेयर करना सीखें, आप लोगों को कुछ चीजें शेयर करते हो, यहां पर ज्ञान शेयर करना सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।